नमस्कार। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में कुछ इस कदर इन्वॉल्व है जिसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की थी। हमारे दैनिक जीवन के हर एक काम में टेक्नोलॉजी है और इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर और इंटरनेट, जिसने कि हमारे काम करने के तरीके को बदल कर रख दिया। प्रोग्राम कोडिंग भी इसी में शामिल है, जिसकी वजह से हम घर से दूर बैठकर घर के उपकरणों को चला सकते हैं। लेकिन आज मैं इन सब बातों का जिक्र आप लोगों से क्यों कर रही हूँ? इसलिए कि आज से 30 बरस पहले एक शख्स ने इन चीज़ों की ज़रूरत को समझ लिया था। वो पेशे से एक पायलट थे, उच्च शिक्षित थे, स्वभाव ऐसा जैसे नदी का शांत पानी हो और व्यवहार ऐसा कि कोई एक बार मिल लेना तो उनका फैन हो जाता था। मैं बात कर रही हूँ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की। श्री राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बंबई में हुआ। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तब राजीव जी मात्र 3 साल के थे। उनका बचपन बीता दिल्ली स्थित 3 मूर्ति भवन में। शिक्षा की बात करें तो उनकी शुरुआती शिक्षा देहरादून के इसी वेलम स्कूल में हुई थी, जिसके बाद वो चले गए दून स्कूल। स्कूली शिक्षा के बाद राजीव जी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने गए और उसके बाद लंदन के इंपीरियल कॉलेज में, जहां से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। राजीव जी को शुरू से ही विज्ञान और इंजीनियरिंग में रुचि थी। उसके साथ साथ ही उन्हें संगीत में भी बहुत रुचि थी। उन्हें रेडियो सुनने का और फोटोग्राफी करने का भी शौक था। लेकिन राजीव जी को सबसे ज़्यादा शौक था आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने का। यही वजह रही कि इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की परीक्षा पास की और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल किया। इसके बाद वो इंडियन एयरलाइंस के लिए एक पायलट बन गए। सन 1968 में राजीव गांधी जी ने सोनिया गांधी से शादी कर ली। दोनों ही एक साथ कैम्ब्रिज कॉलेज में पढ़ते थे और इसी के साथ राजीव जी के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हो गई। लेकिन पारिवारिक जीवन से राजनीतिक जीवन में राजीव जी कैसे आए? क्या ये उनकी अपनी मर्जी थी या फिर नियति का खेल? अक्सर किसी शख्स के बारे में सुना करते हैं कि उन्हें धरती पर भेजा गया था और ये पंक्तियाँ स्वर्गीय राजीव गांधी जी पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। एक जिंदा दिल इंसान जिन्हें पढ़ने का शौक़ था, जिन्हें ऊंचे सपने देखने का शौक़ था और उन्हें पूरा करने की ज़िद थी। लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया जब उनके भाई स्वर्गीय संजय गांधी जी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद राजीव गांधी जी को लंदन से भारत लौटना पड़ा। भारत लौटने के बाद श्री राजीव गांधी जी को लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा और लाखों आम जनमानस द्वारा उनको सक्रिय राजनीति में आने के लिए आग्रह किया गया और उसके बाद श्री राजीव गांधी जी अमेठी लोकसभा उत्तर प्रदेश, जहां उनका आत्मीय एक रिश्ता है, वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और अगस्त 1981 में 2,37,000 वोटों से वहां से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचते हैं। 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शहादत होती है, उसके बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन जाता है और दूसरी तरफ विश्व में बहुत तेज़ी के साथ आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे और उस समय भारत को ऐसे सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता थी जो देश को विश्व पटल पर लेके जा सके और उसको ऊंचाइयां हासिल करवा सके। राजीव जी इन सारे मानकों पर खरे उतरते थे। वर्ष 1984 में वे देश के सबसे युवा और सशक्त प्रधानमंत्री बनते हैं। अब देश एक नए युग में प्रवेश कर चुका था जहां पे हर एक नागरिक की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कर रहा था। लेकिन राजीव जी को भविष्य की राजनीति करनी थी और कुछ ऐसे फैसले लेने थे जो कि भविष्य में एक मिसाल बन सकें। वर्ष 1982 में देश में एशियन गेम्स का आयोजन होना था। देश में ऐसी विश्व स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। राजीव जी जब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, यानी जब सांसद थे, तब एशियन गेम्स की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। दिल्ली में आपने खेलगांव का नाम सुना होगा। उसकी बुनियाद राजीव जी ने ही रखी थी।
1982 के एशियन गेम्स का आयोजन भारत ने सफलतापूर्वक किया। 33 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। 13 स्वर्ण पदक भारत के नाम रहे और इस सफलता ने राजीव जी को देश का हीरो बना दिया। कहते हैं जीवन चाहे छोटा हो, लेकिन काम ऐसा करो कि वो जीवन अमर हो जाए, और राजीव जी का जीवन इसका सफल उदाहरण है। मैं कुमारी दीप्ति राय से तोमर आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। शिक्षा के नए और बड़े संस्थानों से लेकर तकनीकी के नए आयामों तक भारत आज जहाँ कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है, उसकी नींव भारत में राजीव जी ने ही रखी थी। देश में राजनीति का रुख बदल आज के नव भारत से हमारा पहला परिचय राजीव जी ने ही कराया। उनके अथक प्रयास, सफल कार्य जो उन्हें महान बनाते हैं, उन सभी से मैं आपको परिचित कराऊंगी। पहला, शिक्षा। गांव में रहने वाले बच्चों के सामने राजीव जी का नाम लेंगे तो सामने से एक ही उत्तर आएगा, नवोदय विद्यालय। एक ऐसा विद्यालय जहां प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क 6ठी से 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है। इसका श्रेय राजीव जी को ही जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा। राजीव जी ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत पूरे देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था का विस्तार और आधुनिकीकरण हुआ था। तीसरा, दूरसंचार क्रांति। भारत में दूरसंचार क्रांति का श्रेय भी राजीव जी को ही जाता है। 1984 में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स अर्थात C.DOT की स्थापना की, जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है, यानी हर हाथ में टेक्नोलॉजी। चौथा, पूर्वोत्तर में सूरज उगा। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य बना। चीन से इतने लंबे समय से चल रहे विवाद के बावजूद भारतीय सेना और राजीव जी ने अपनी कुशलता से इस कार्य को पूर्ण किया। पांचवा, आर्थिक उदारीकरण की नींव। देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया से जोड़ने की नींव राजीव जी ने ही रखी। कुछ सेक्टर्स पर सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस राज को खत्म करने की शुरुआत की। इनकम टैक्स और कारपोरेट टैक्स घटाया। लेकिन इन सब फैसलों का देश पर क्या परिणाम होगा, ये देखने का समय राजीव जी को नहीं मिला। 1991 में राजीव जी हम सभी को छोड़कर भगवान के श्री चरणों में चले गए। कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता। उनके सपनों को मूर्त रूप दिया तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने। अब भारत की अर्थव्यवस्था रेसिंग ट्रैक पर रफ्तार पकड़ने को थी। राजीव गांधी का सपना था कि देश के 21वीं सदी का युवा जब कीबोर्ड पर हाथ रखे तो पूरे विश्व को अपनी उपस्थिति का दर्शन कराए। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में पूरी ईमानदारी के साथ देश की और देशवासियों की सेवा की। राजीव गांधी की हर सोच देश और देशवासियों को समर्पित होती थी। देश की एकता अखंडता के लिए राजीव गांधी देश के दुश्मनों से लड़े और उनकी जो विदेश नीति थी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी जो महारत थी, उसके कारण विश्व के तमाम शक्तिशाली विकासशील और विकसित देशों ने उनकी नीति का लोहा माना। राजीव गांधी केवल देश की एकता अखंडता के पक्षधर नहीं थे। राजीव गांधी पड़ोसियों के भी दर्द को और दुख को समझते थे। वह वैश्विक शांति की बात करते थे। विश्व में शांति हो, प्रगति हो, उन्नति हो, उनकी ये सोच थी। और इसी के कारण जब 80 और 90 के दशक में हमारा पड़ोसी श्रीलंका LTT के उग्रवाद से जल रहा था, श्रीलंका की सड़कों पर अशांति थी, हिंसा थी, ऐसे समय में पड़ोसी धर्म निभाते हुए राजीव गांधी ने श्रीलंका की मदद की और वहाँ पर शांति की पहल की और शांति सेना को भेजने का काम किया। राजीव गांधी चाहते थे कि श्रीलंका का जो गृह युद्ध है उसमें कोई निर्दोष का खून ना बहे और श्रीलंका में भी शांति की स्थापना हो। परंतु राजीव गांधी जी का यही निर्णय कहीं ना कहीं उनकी मौत का कारण बना, उनकी हत्या का कारण बना। राजीव गांधी 1991 में चुनाव प्रचार करने के लिए तमिलनाडु के सी पेरम्बदूर जब गए, तब LTT की एक महिला सदस्य ने राजीव गांधी जी को
बम वाला हार पहनाकर उनकी हत्या कर दी। यह बात कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले खुफिया एजेंसी को पता चल गई थी कि राजीव गांधी जी की तमिलनाडु में हत्या हो सकती है, और उन्होंने राजीव गांधी जी को इससे अवगत भी कराया था। परंतु राजीव गांधी जी का विशाल हृदय, जनता के लिए उनके हृदय में जो प्रेम था, उसने राजीव गांधी को तमिलनाडु जाने से के लिए प्रेरित किया। और जनता का प्रेम इतना अपार रहा कि राजीव गांधी ने अपनी मौत की, अपनी जान की चिंता किए बिना अपनी रैली को रद्द नहीं किया और निडरता के साथ वो रैली में गए। और जब जिस महिला ने इन्हें हार में बम बांधकर पहनाया, जब उसे सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं इस देश की जनता के लिए हूँ और जो भी मुझसे मिलना चाहता है उसको आप रोकिए मत, मेरे पास आने दीजिए। और कहीं ना कहीं यही राजीव गांधी की हत्या का कारण बना। राजीव गांधी की हत्या होने के बाद उनकी शव की क्या स्थिति थी, ये सोचकर भी लोगों की आत्मा कांप जाएगी। उनके शरीर के चिथड़े उड़ चुके थे। उन्होंने अपने देश के लिए अपने शरीर का एक एक कतरा बहा दिया था। राजीव गांधी के योगदान को हमारा देश कभी नहीं भूल सकता। उनकी शहादत को हमारा देश कभी नहीं भूल सकता। आज कुछ लोग उनकी शहादत को गाली देने का काम करते हैं, उनके योगदान का अपमान करने का काम करते हैं। राजीव गांधी इस सदी के युवाओं के हृदय सम्राट हैं और हमेशा भारत के युवाओं के हृदय सम्राट बनकर रहेंगे। तो साथियों, हम सभी को अपने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करना चाहिए, उनके योगदान को याद करना चाहिए और उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हम सभी युवाओं को कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति और उन्नति में सहयोग देना चाहिए, राजनीति में और लोकतंत्र में सहभागी बनना चाहिए।